बिलावल साहब ने कहा है कि वो हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, जबकि वो नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने अपनी साख बचाई है, क्योंकि जो कुछ 16 माह में हुआ और वो पीडीएम 2 की जो बात हो रही थी, पीडीएम 2 से किसी हद तक, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, कंप्लीटली नहीं कहूंगा, लेकिन किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने अपने आप को पीछे कर लिया। सेकेंडली, अगर इस बार भी जैसे पहले पीडीएम की हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल थी, तो इस बार भी उनके ऊपर जितनी हीट उन्हें फेस करनी पड़ती पीपल्स पार्टी को, तो फिर तो मेरे ख्याल में बचना ही कुछ नहीं था। लेकिन फिर मैं आई वुड से कि इट्स अ गुड डिसीजन टू स्टे अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर की गवर्नमेंट से परे रह के पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा स्टेप लिया है और वो इसको पे करेगा इन द लॉन्ग रन, क्योंकि जब भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है पीपल्स पार्टी वालों ने नून लीग के साथ, तो नून लीग बहुत बुरी तरह पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। तो इस बार उन्होंने अपने आप को पीछे रख के मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला किया है। जहां तक मसला है कि वो कह रहे हैं जनाब कि जहां पे उनके कैंडिडेट होंगे नून लीग के, उनको सपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल में इसलिए उनको करना पड़ रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नहीं है कि पीटीआई ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि उनको पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत नहीं करनी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में दे आर लेफ्ट विद वेरी लिटिल ऑप्शन, एंड दैट वाज कि वो नून लीग का जो भी कैंडिडेट आएगा उसको प्रेसिडेंट के लिए जो भी पिच किया जाएगा, मौलाना साहब ना आ जाने की तरह, लेकिन फिर भी जिसको भी पिच किया जाएगा, क्योंकि मौलाना साहब के साथ नून लीग वालों ने वादा किया हुआ है कि हम आपको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाएंगे, तो अगर वो वादा पूरा करते हैं नून लीग वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो फिर एक देखना होगा कि जनाब फिर तो पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल होगी, और वो कैंडिडेट अगर नून लीग का होगा तो दैट मींस कि मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी भी वहां पे सपोर्ट करेगी। सो इफ दैट हैपेंस, तो वी विल गोइंग टू हैव न्यू प्रेसिडेंट, और जिसका नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगी। लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जब आप अपना फैसला सुना रहे हैं और सामने आपकी पाकिस्तानी आवाम हो, तो बिलावल भुट्टो की बेशतर गुफ्तगू का हिस्सा इंग्लिश में था। कहीं कोई इंटरनेशनल फोर्सेस को तो कोई पैगाम नहीं दे रहे थे? उनके सामने अपना मुकदमा तो नहीं रख रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है ये, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बेसिकली बिलावल भुट्टो इज वेरी कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इन इंग्लिश, नंबर वन। नंबर टू, यस, बिल्कुल होता है, क्योंकि बाद में उनको ट्रांसलेशन करवा के, जो डिप्लोमेट्स होते हैं ट्रांसलेशन करवा के उनके करके उनके उनके सामने रखी जाती हैं चीजें। तो मेरे ख्याल में उन्होंने टाइम सेव किया है सारे डिप्लोमेट्स का। तो बाद में जो घर हो उन्होंने जो भेजनी होती हैं रिपोर्टें, उसमें उनके लिए आसानी पैदा की है, और डिप्लोमेट्स के लिए डायरेक्ट उन्होंने इंग्लिश में खिताब किया। एंड सो मच सो कि इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इस वक्त जो आज हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसमें कुछ फॉरेन मीडिया के लोग भी थे। तो एक वो भी रीजन हो सकता है। एंड आई वुड से कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि वहां पे फॉरेन मीडिया भी मौजूद था। क्या आज़ाद उम्मीदवार बना सकते हैं हुकूमत? दूसरी बात ये, उन्होंने धांधली के इल्जामात की बात भी की है, और एक बहुत अहम बात की है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का बात किया कि उन्होंने वोट नहीं डालने दिया। देखें, शहबाज शरीफ साहब काबिल इज्जत है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग सब करते हैं रिस्पेक्ट उनकी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब जंग होती है तो उसमें कोलेटरल डैमेज होता है। जी। जो टारगेट की जाती है उस वो तो चले होती है टारगेट, उसको तो डैमेज होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, अगर वो कोलेटरल डैमेज का शिकार हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग जो जिन स्टालवर्ड्स की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, जो नहीं जीत सके, दैट वाज कोलेटरल डैमेज। और मैं उनको कोलेटरल डैमेज के तौर पे यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो कोलेटरल डैमेज हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि जैसे अबू जर बन रहे हो वजीर आजम, तो इनके इर्द गिर्द अगर जैसे हम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, तो अबू जर साहब हमें तो फारग कर देंगे, ठीक है, और खुद बन जाएंगे, तो हम लोग कोलेटरल डैमेज में आ जाएंगे। तो इस तरह का कोलेटरल डैमेज है ये। सब आपको बहुत अहम पोजीशन मिलेगी। ये बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है राना साहब? बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल। जावेद लतीफ साहब को हरा दो, राना साहब को हरा दो। आसान लफ्जों में बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
यही हो सकता है कि जनाब ये इसी तरह ही है जैसे आप कह रही हैं। तो वो होता है, इट हैपेंस, ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं है, जो स्टालवर्ड्स हैं मुस्लिम लीग नून के, जो दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट, या जो जीत नहीं सके, तो उनके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सीट निकल आएगी। वो ऐसा नहीं है, या कोई ना कोई ओहदा निकल आएगा, वो बाय इलेक्शंस में आ जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो उनको कहीं ना कहीं से सीट जितवा दी जाएगी, मेजोरिटी को, सबको नहीं, मेजोरिटी को। ठीक है। आई मीन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स की एक बात की है, केपीके की तरफ इशारा किया है, बेसिकली इज इट पॉसिबल कि पूरे एक सूबे में नॉन स्टेट एक्टर्स ताकत के जोर पे कब्जा कर ले, वोट ना डालने दे? मेरे से पूछ रही हैं आप? जी जी। मुश्किल सवाल आपके लिए अच्छा। होता है। मुश्किल सवाल मेरे से नहीं होता है, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स, देखें, नॉन स्टेट एक्टर्स जो है उनको, मेरे ख्याल में उनको डिफाइन कर दें मियां शहबाज शरीफ साहब, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स की जो डेफिनेशन है उसमें कई कई चीजें आ जाती है, दो तीन चीजें आ जाती हैं उसमें। लेकिन वो जिस चीज को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना चाहते हैं, उनको नॉन स्टेट एक्टर्स की ब्रैकेट में अगर वो ले आए तो आसानी होगी। अगर तो उनका इशारा पिंडी की तरफ है तो वो खुल के बताएं मियां शहबाज शरीफ साहब, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो खुल के बताएंगे कि जनाब पिंडी के बारे में वो बात कर रहे हैं या किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर वो प्रिसाइसली बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर जो है, मेरी मेरी जो एज अ स्टूडेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उसमें तीन चीजें आती हैं। तो अगर वो उन तीनों में से स्पेसिफाई कर दें कि वो कौन सी नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो मेरे ख्याल में खुल के नहीं कर रहे, वो बात भी कर रहे हैं, सुनाना की कहने, सुनाना होता है तीनू ते पता नहीं की नू नू कुछ। अली अमीन गंडापुर को केपी के वज़ीर आला नामजद किया गया है। राना साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इसके सियासी असरात क्या मुरतब होंगे? देखिए, अली अमीन गंडापुर के बारे में अगर देखा जाए तो उनके डाई हार्ड इमरान खान के साथी हैं। उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से जब भी हुकूमत थी या उससे पहले भी आप देख लें, अली अमीन गंडापुर हमेशा साथ खड़े रहे हैं इमरान खान के। और मेरे ख्याल में ये दिस इज अ गुड डिसीजन एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न्ड या इमरान खान इज कंसर्न्ड, क्योंकि पुराने जो लोग हैं जो इमरान खान के साथ चलते रहे हैं या नजर आते रहे, वो आके अभी किसी हद तक हमने जब देखा, जब उन्हें वो जब जेल गए इमरान खान, तो वो लोग नजर नहीं आए, क्योंकि उसके रीजंस थे। लेकिन देन अगेन, अगर पुराने लोगों को सामने ला के और उनको पोजीशन पे दोबारा रखा जाएगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब जो पुराने लोग थे जो पीटीआई हुकूमत में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ऐसा नहीं कह तासुर रहा। ये है कि वो हार्ड लाइनर है, एंटी स्टैब्लिशमेंट है, 9 मई के वाकयात में भी उनका रोल मेरा रहा। नहीं ख्याल एंटी स्टेब्लिशमेंट, व्हेन यू बिकम द चीफ मिनिस्टर, एंटी स्टेब्लिशमेंट वाली बात खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर वो एंटी स्टेब्लिश सूट नहीं करता चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को या चीफ मिनिस्टर को। वो तो चीजें सारी डिमिनिश हो जाएंगी। लेकिन लॉयल आदमी है इमरान खान के, एक आई वुड से कि पीटीआई की हद तक या केपीके की हद तक एक अच्छा डिसीजन है कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला के लिए पिच किया गया।